नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज जो चैप्टर हम लोग देखेंगे वो होने वाला है हमारा चैप्टर नंबर 69 ऑफ इंडियन पॉलिटी, जो कि लेटेस्ट 7th एडिशन है एम लक्ष्मीकांत जी की। ठीक है, उसका हम लोग चैप्टर नंबर 69 देखेंगे। इसका मतलब ऑलरेडी हम लोग चैप्टर नंबर 1 to 68 डिटेल में देख चुके हैं। इनमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की जो प्लेलिस्ट है उसे रिफ़र कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ देख सकते हैं आप लोग लोगो कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। इस इंस्टीट्यूशन का क्या है, इंस्टीट्यूशन किस तरीके से एस्टेब्लिश किया गया था, इसका बैकग्राउंड क्या है, वहाँ से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम एस्टेब्लिशमेंट की, किस तरीके से इसको एस्टेब्लिश किया गया था। देखिए होता क्या है, 1951 के अंदर गवर्नमेंट जो है ना एक ऑल इंडिया बार काउंसिल कमेटी बनाती है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस SR दास। इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाती है जिसको बुलाता है ऑल इंडियन बार कमेटी। ठीक है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे SR दास, उनकी चेयरमैनशिप में बनाई जाती है। इस कमेटी का मैंडेट था कि भाई आप एग्जामिन करो और रिपोर्ट करो गवर्नमेंट को कि किस तरीके से हम ये बार और लीगल प्रोसीजर्स है कंट्री में उसको रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इस कमेटी ने क्या किया, 1953 के अंदर यानी 2 साल बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट की और रिकमेंडेशन दी कि भाई आप क्या करो। इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंडेशन दी कि आप ऑल इंडिया बार काउंसिल और स्टेट बार काउंसिल जो है उनको क्या करो, एस्टेब्लाइज करो। यानी ऑल इंडिया लेवल की एक बार काउंसिल होनी चाहिए और स्टेट लेवल की डिफरेंट स्टेट के अंदर बार काउंसिल्स होनी चाहिए, जो क्या करेगी, रेगुलेट करेगी लीगल प्रोफेशनल्स को एट द नेशनल एंड द स्टेट लेवल। तो इस तरीके की रिकमेंडेशन जो SR दास हैं इनके अध्यक्षता में बनाई गई ऑल इंडिया बार कमेटी जो है वो देती है। इसके बाद लेटर ऑन 1958 के अंदर लॉ कमीशन भी सेम चीज़ें रिपीट करता है कि आप क्या करो, जो कि लॉ कमीशन जो कि क्या है, ये बोलता है कि आप कुछ इस तरीके की बॉडी बनाओ नेशनल और स्टेट लेवल की, जो क्या करेगा, लीगल अफेयर से सारी चीज़ें उसको मैनेज करेगी। इसी के चलते फाइनली 1958 की लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन और 51 की एक कमेटी की रिकमेंडेशन के चलते 1961 के अंदर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक बॉडी एक एक्ट लेके आती है जिसको बुलाता है एडवोकेट्स एक्ट 1961। इसके तहत बनाई जाती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड वेरियस स्टेट बार काउंसिल्स। तो याद रखना हमें, बार काउंसिल ऑफ इंडिया स्टेट बार काउंसिल इस एक्ट के तहत बनाई जाती है, यानी कि एक स्टेचूटरीज बॉडी है ये, ना कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और ये जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ऑलराइट, तो ये कुछ हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखने को मिलता है और हम बोल सकते हैं एस्टैब्लिशमेंट कुछ इस तरीके से एक्ट के थ्रू 1961 के इस बॉडी को एस्टेब्लाइज किया गया था। अब बात करते हैं हम इस बॉडी के यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कंपोजिशन के बारे में। कौन कौन से मेंबर होते हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, किस तरीके से क्या इलेक्ट किए जाते हैं, उसकी बात करेंगे। देखिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ये क्या एक इलेक्टेड मेंबर बॉडीज़ देखने को मिलती है, प्लस यहाँ पे कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो इलेक्टेड भी है और नॉमिनेटेड मेंबर्स भी है। नॉमिनेटेड तो नहीं बोल सकते, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं ये। ज़्यादातर एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये सब देखने को मिलते हैं। बात करेंगे हम लोग इसकी। देखिए सबसे पहले 1 मेंबर जो है वो ईच स्टेट की बार काउंसिल है, वहाँ से क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, उसी के मेंबर से, इन्हीं में से किसी एक मेंबर को क्या है, ये लोग क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। उस मेंबर का शामिल होता है किसके अंदर, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर। इसके अलावा जब हम ये एक्स ऑफिशियो की बात करते हैं तो ये कौन होते हैं, तो देश के जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लॉयर बोल सकते हैं, एडवोकेट बोल सकते हैं। और जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है ये क्या होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की तरह काम, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स की तरह काम करते हैं। और जो इलेक्टेड मेंबर है वो होते हैं, ये स्टेट की बार काउंसिल है, इसमें से इलेक्ट किए गए मेंबर्स। ठीक है, इसके अलावा इस बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर हमें चेयरमैन भी देखने को मिलते हैं और एक वाइस चेयरमैन भी देखने को मिलते हैं। ये दोनों ही क्या करे जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं। किसके द्वारा, तो बार काउंसिल के जो मेंबर हैं उनके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। कितने टाइम पीरियड के लिए, 2 ईयर्स के लिए। तो याद रखना चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन एक इलेक्टेड पर्सन होते हैं जो कि 2 ईयर्स के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, प्रॉपर इलेक्शंस के थ्रू। इसके अलावा टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, चलो ये तो चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन हो गए। इसके जो मेंबर्स हैं बार काउंसिल के, एडवोकेट्स हैं, उनका टेन्योर कितना होता है, तो उनका टेन्योर इतना ही होता है जब तक, जिस टाइम पीरियड तक वो स्टेट के बार काउंसिल की मेंबरशिप लेके रखे होते हैं, तभी तक वो लोग बार काउंसिल ऑफ इंडिया के भी क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। तो जब तक वो ऑफिस में है तब तक इस बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर्स होते हैं और उसके बाद जब वो रिटायर हो गए तो बार काउंसिल के मेंबर से उनकी मेंबरशिप चली जाती है। ऑलराइट, इसके अलावा कुछ ऐसी कमिटीज़ भी देखने को मिलती है हमको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर। ये कौन सी कमिटीज़ है, अगर हम वेरियस कमिटीज़ की बात करें तो देखिए सबसे पहले हमें जो देखने को मिलती है वो आती है डिसिप्लिनरी कमिटीज़।
ठीक है। इसके अलावा हमें लीगल एडवाइस कमिटीज़ भी देखने को मिलती है। अगर हम बात करें कि भाई बार काउंसिल ऑफ इंडिया उसके अंदर कौन कौन सी कमिटीज़ हैं, एक देखने को मिलती है डिसिप्लिनरी कमिटीज़। कोई भी वकील है, लॉयर है, एडवोकेट है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, स्टेट बार काउंसिल के अंदर रजिस्टर्ड है, तो उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन अगर उसने कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ की हो। लीगल एडवाइस कमिटीज़, एड कमिटीज़ हो सकती है, एग्जीक्यूटिव कमेटी, लीगल एजुकेशन कमेटी, अदर कमिटीज़ अगर नेसेसरी होता है तो ये डिफरेंट टाइप की कमिटीज़ भी होती है अदर देन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन प्लस मेंबर्स, प्लस ये अलग अलग कमिटीज़। ये सारी चीज़ें आती है कंपोजिशन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है। अब मेन बात करते हैं हम फंक्शन, क्यों बनाई जाती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। देखिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो ये क्या करती है, कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो कि एडवोकेट हैं उनको फॉलो करने अपने कंडक्ट के अंदर, कुछ एटिकेट्स हैं जो फॉलो किए जाने चाहिए एडवोकेट्स को, तो वो ये नक्की करती है। ठीक है, डिसाइड करती है, उसको बनाती है क्या क्या प्रोसीजर्स होनी चाहिए और क्या क्या डिसिप्लिनरी कमिटीज़ किस तरीके से काम करेगी, जो वेरियस डिसिप्लिनरी कमिटीज़ हमने बात की थी। और स्टेट की जो बार काउंसिल है उसके अंदर भी डिसिप्लिनरी कमेटी किस तरीके से काम करेगी, ये भी फंक्शन है किसका, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। इसके अलावा जितने भी एडवोकेट्स हैं रजिस्टर्ड, उनके राइट्स, उनके प्रिविलेजेस, उनके इंटरेस्ट जो हैं उनको सेफगार्ड करना, लीगल सपोर्ट सिस्टम्स हैं, लॉज हैं, उसके अंदर रिफॉर्म लेके आना। ठीक है, डील करना और डिस्पोज करना कोई भी ऐसा मैटर जो इनको दिया जाए स्टेट की बार काउंसिल के द्वारा, तो उससे भी डील करते हैं। ये एक्सरसाइज करते हैं जनरल सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर द स्टेट बार काउंसिल के ऊपर भी कंट्रोल और जनरल सुपरविजन रखा जाता है। लीगल एजुकेशन देना, स्टैंडर्ड रेडी करना, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के यूनिवर्सिटीज़ है उनको क्या करना, मान्यता देना कि वो अपनी डिग्री इशू कर सकती है। एक वेरिफिकेशन करना, टाइम टू टाइम यूनिवर्सिटियों को रिकॉग्नाइज़ करना कि भाई उन यूनिवर्सिटी से जो भी क्वालिफाई करेगा वो एडवोकेट के तौर पे काम कर सकता है, तो उसको सर्टिफाई करना यूनिवर्सिटीज़ को भी, जो भी लॉ यूनिवर्सिटीज़ होती है वो भी बार काउंसिल का ही काम है। विजिट करना, इंस्पेक्शन करना यूनिवर्सिटियों में टाइम टू टाइम, ये भी ये कर सकते हैं। सेमिनार, ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह, लीगल टॉपिक के ऊपर डिबेट, डिस्कशंस, तो ये सारी चीज़ें भी इनके द्वारा की जाती है। लीगल एड भी देते हैं पुअर पीपल को, ताकि वो अपने केस के क्या कर सके, इजीली फाइट कर सके, अपने केस लड़ सकें लॉयर्स के थ्रू। ठीक है, इसके अलावा इन्वेस्ट करना, फंड को मैनेज करना, प्रोवाइड करना, इलेक्शन टू इट्स मेंबर्स विद इन होते हैं ना चेयरमैन वाइस चेयरमैन के, वो सब मेंबर्स के इलेक्शन को कंडक्ट करवाना, परफॉर्म करना ऑल अदर फंक्शन जो भी इनको इस एक्ट के थ्रू, जो 1961 का एक्ट है उसके थ्रू दिए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा फाइनेंशियल असिस्टेंट टू ऑर्गेनाइज वेलफेयर स्कीम। ठीक है, लीगल एड देना एडवाइस के तौर पे, एस्टेब्लिश करना न्यू लाइब्रेरीज़ वगैरह, तो ये सारी चीज़ें भी इनकी की जाती है। इसके अलावा कई बार BCI जो हैं उनको रिसीव भी होती है, ग्रांट्स, डोनेशन, गिफ्ट, ये सारी चीज़ें भी अलग अलग पर्पज़ के लिए इनको मिलती हैं। इसके अलावा जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये एक लीगल बॉडीज़ हैं जो हमारे इंटरनेशनल लेवल पे भी क्या करती है, इंडिया को रिप्रेजेंट करने का काम करती है, और विद द इंटरनेशनल बार एसोसिएशन और द इंटरनेशनल लीगल एड एसोसिएशन, तो उसके साथ मिलकर भी इंडिया को रिप्रेजेंट करने का काम बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। ऑलराइट, तो नेशनल लेवल की ये बॉडी है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो हमें याद रखनी है। एक स्टेचूटरी बॉडी है जो हमें देखने को मिलती है, एक्ट के थ्रू बनाई गई थी, और वो था एडवोकेट एक्ट ऑफ 1961। ठीक है, तो ये तो नेशनल लेवल की बार काउंसिल ऑफ इंडिया बॉडी। अब हम बात करेंगे, देखिए स्टेट बार काउंसिल की, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि भाई यहाँ नेशनल लेवल की उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया बोलते हैं, उसके ये फंक्शंस हैं जो नेशनल लेवल पे परफॉर्म किए जाएंगे, जबकि स्टेट बार काउंसिल स्टेट लेवल पे सेम फंक्शन परफॉर्म करेगी। थोड़े बहुत कंपोजिशन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बाकी फंक्शंस वगैरह ऑलमोस्ट सेम लेने वाले, खाली बस इनका जुरिडिक्शन खाली स्टेट लेवल तक सीमित रहने वाला है। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का पूरे इंडिया लेवल पे, और इनका पर्टिकुलर स्टेट लेवल पे, जैसे कि गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, MP हो गया, इतने स्टेट लेवल पे ये स्टेट बार काउंसिल का जुरिडिक्शन होता है। बाकी ऑलमोस्ट सेम फंक्शंस हैं, तो हम लोग ज़्यादा रिपीट नहीं करने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे बात करते हैं जो हमारा एडवोकेट एक्ट था, हमने पहले ही बात की थी 1961 का, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की भी बात करता है, साथ ही साथ स्टेट बार काउंसिल ईच स्टेट के अंदर एस्टेब्लिश करने की बात करता है। या तो ईच स्टेट में सेपरेट होनी चाहिए, या दो से ज़्यादा स्टेट के अंदर भी एक बार काउंसिल कॉमन हो सकती है, और यूनियन टेरिटरी के लिए भी क्या हो सकती है, बार काउंसिल हो सकती है। और इसी के तहत एज ऑफ नाउ हमारे इंडिया के अंदर 24 स्टेट बार काउंसिल देखने को मिलती है। ठीक है, एंड द जुरिडिक्शंस ऑफ ऑल द 24 स्टेट बार काउंसिल आर मेंशन इन द, जो टेबल आपको दी गई है, आप बुक रेफ़र कर सकते हैं, उसके अंदर टेबल के अंदर पूरे 24 बार काउंसिल कौन कौन से स्टेट में, वो चीज़ें भी हमको दी गई हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत बनाई गई है। इसके कंपोजिशन की बात करते हैं कौन कौन होते हैं, तो बहुत यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर भी देखने को मिलते हैं और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी देखने को मिलते हैं। दोनों हमको सेंट्रल लेवल की बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भी देखने को मिल रहे थे, इसके अंदर भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इन द केस ऑफ द स्टेट बार काउंसिल, जिसके अंदर इलेक्टोरेट यानी कि जो वोट डालने वाले हैं वो अगर 5000 हैं,
5000 अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट बार काउंसिल के अंदर है तो वहाँ से इलेक्टेड मेंबर जो होंगे वो 15 होंगे। अगर किसी स्टेट बार काउंसिल के अंदर 5 से लेकर के 10,000 के बीच में इलेक्टर्स हैं तो वहाँ पे 20 मेंबर इलेक्ट किए जाएंगे उस बार काउंसिल में। किसी के अंदर मोर देन 10,000 जो हैं अगर इलेक्टर्स है तो वहाँ पे 25 मेंबर जो हैं वो क्या किए जाएंगे, इलेक्ट किए जाएंगे। और किस मेथड के थ्रू, तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन होते हैं उसी के थ्रू, यानी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये क्या होता है तो प्रेसिडेंट इलेक्शन में हमने डिटेल में डिस्कस किया है, इसको जाके आप रिफ़र कर सकते हैं, ठीक है। और ये मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं, खुद ही के जो मेंबर्स होते हैं स्टेट बार काउंसिल के, उन्हीं में से इन मेंबर्स को क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। और याद रखना जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्टर्स, यानी कि जो एडवोकेट वोट करेंगे उनके नंबर के अकॉर्डिंग ये मेंबर होंगे। और इन मेंबर्स में से एटलीस्ट 1/2 यानी कि 50% मेंबर जो हैं वो क्या होने चाहिए, मिनिमम ऐसे होने चाहिए 10 ईयर्स का एटलीस्ट स्टेट रोल में एडवोकेट का एक्सपीरियंस हो। ऐसे ही 50% तो मेंबर ऐसे होनी चाहिए जिनको एटलीस्ट 10 ईयर का एडवोकेट का एक्सपीरियंस हो, उससे कम नहीं चलने वाला है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। ऑलराइट, इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि कोई भी ऐसी स्टेट की बार काउंसिल है जहाँ के अंदर अगर हम एक्स ऑफिसो की बात करें मेंबर की, तो वो कौन होंगे, तो स्टेट गवर्नमेंट के जो लॉयर होते हैं, एडवोकेट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ये क्या होते हैं, एक्स ऑफिसो मेंबर देखने को मिलते हैं। सेम हमने सेंटर में भी एक्स ऑफिसो मेंबर थे, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल, वैसे स्टेट लेवल पे जो एडवोकेट जनरल है स्टेट के, वो क्या होते हैं, एक्स ऑफिसो मेंबर देखने को मिलते हैं, ठीक है। सिमिलर इन केस ऑफ अ कॉमन एसबीसी के अंदर अगर कोई कॉमन 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट की बार काउंसिल है, कॉमन है, तो वहाँ पे अटॉर्नी जनरल्स ऑफ वो दोनों स्टेट 3 है तो 3 स्टेट के अटॉर्नी जनरल कौन होंगे, ये एक्स ऑफिसो मेंबर्स होंगे। तो ये चीज़ें हमें एटलीस्ट पता होनी चाहिए। जबकि दिल्ली की जो स्टेट बार काउंसिल है वहाँ पे कौन है, तो दिल्ली के लिए याद रखना जो सॉलिसिटर जनरल है ना इंडिया के, अटॉर्नी जनरल, एक तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, उनको असिस्ट करने के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है ना, वो दिल्ली वाली जो स्टेट बार काउंसिल है ना, याद रखना उसके एक्स ऑफिसो मेंबर देखने को मिलते हैं। तो ये फैक्ट है, आपसे पूछ सकते हैं। स्टेट के तो अपने अपने हो जाएंगे एक्स ऑफिसो मेंबर, स्टेट बार काउंसिल के अपने अपने एडवोकेट जनरल हो जाएंगे, पर दिल्ली के लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो हैं वो एक्स ऑफिसो मेंबर देखने को मिलते हैं। तो ये याद हमें रखना है, ठीक है। सेम इसके अंदर भी हमें चेयरमैन देखने को मिलते हैं, वाइस चेयरमैन देखने को मिलते हैं, ठीक है। अमोंग मेंबर्स में से इनके इलेक्शन होते हैं और इनको इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। टर्म ऑफ ऑफिस की बात करें इलेक्टेड मेंबर्स की ऑफ एसबीसी, तो कितना देखने को मिलता है, 5 ईयर्स देखने को मिलता है। किसका, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द एसबीसी, 5 साल का इनका टेन्योर देखने को मिलता है। ऑलराइट, इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो उसको एट अ टाइम एक्सपायर होने के बाद 6 मंथ तक एटलीस्ट बढ़ाया जा सकता है। तो ये भी एटलीस्ट टाइम पीरियड ड्यूरेशन हमें पता होना चाहिए स्टेट की बार काउंसिल का। और सेम कमिटीज़ हमें यहाँ भी देखने को मिलती है जो सेंट्रल लेवल पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया की थी, डिसिप्लिनरी कमेटी, लीगल एड, एग्जीक्यूटिव, एनरोलमेंट एंड अदर कमिटीज़ देखने को मिल जाती है। फंक्शन सेम जो सेंट्रल लेवल पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया कराती है, सेम स्टेट लेवल पे हमें देखने को मिलता है स्टेट बार काउंसिल्स के फंक्शंस। ऑलराइट, तो इसमें हमको कोई ऐसा डिस्कस करने वाले बात नहीं है, ठीक है। अगर हमने उसका डिटेल्स के अंदर अच्छे से पढ़ा है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, तो ऑटोमेटिकली हमें बार काउंसिल ऑफ स्टेट जो है इनके भी फंक्शन पता होने चाहिए। अब देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से आ जाते हैं, कई बार इनमें डिफरेंसेस के तौर पे आपको एमसीक्यू पूछे ले जाते हैं, ठीक है। ये क्या है, तो सबसे पहले इसके अंदर आता है टाइप्स ऑफ एडवोकेट्स, कितने टाइप के एडवोकेट होते हैं। तो ये जो एडवोकेट एक्ट था 1961 का ही, ठीक है, ये 2 कैटेगरी के एडवोकेट्स की बात करता है। एक टाइप के एडवोकेट हैं वो आते हैं सीनियर एडवोकेट और दूसरे आते हैं अदर एडवोकेट, ठीक है। ये 2 टाइप के एडवोकेट की बात करता है ये एक्ट 1961 का। और यही जो होते हैं एडवोकेट एंटाइटल होते हैं टू प्रैक्टिस द लॉ बिफोर द कोर्ट, और इन्हीं एडवोकेट को कहीं ना कहीं अलाउ होता है कि वो कोर्ट के सामने क्या कर सकते हैं, अपनी दलील रख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक्सरसाइज करना पावर वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट टू डेजिग्नेट एन एडवोकेट एज अ सीनियर एडवोकेट इन सर्कुलेटेड इन सर्कमस्क्राइब बाय द रिक्वायरमेंट ऑफ ड्यू सेटिस्फेक्शन दैट द एडवोकेट कंसर्न फुलफिल द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब अंडर द एडवोकेट। भाई ये एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट है, उसको डेजिग्नेशन कौन देगा, कौन बोलेगा कि भाई ये सीनियर एडवोकेट है या नहीं। तो डेजिग्नेशन याद रखना सुप्रीम कोर्ट के पास होती है और हाई कोर्ट के पास भी होती है।
ये किसके अकॉर्डिंग, तो भाई एडवोकेट एक्ट है उसके अंदर कुछ क्वालिफ़िकेशन प्रिस्क्राइब की गई है। अगर कोई भी एडवोकेट यानी कोई भी वकील इन क्वालिफ़िकेशन को जो एडवोकेट एक्ट ऑफ 1961 के अंदर मेंशन की गई है फुलफ़िल करता है, तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं, उस एडवोकेट को सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन दे सकते हैं। ठीक है, और एडवोकेट जो होते हैं मे विद हिज और हर कंसर्न बी डेजिग्नेटेड एज अ सीनियर एडवोकेट इफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट इज अ ओपिनियन दैट, अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि भाई ये पर्टिकुलर जो एडवोकेट है वो वर्चू है ऑफ हिज और हर एबिलिटी स्टैंडिंग एट द बार, स्पेशल नॉलेज ऑफ द लॉज देखने को मिलता है, एक्सपीरियंस है उसको लॉ का, तो इन सारी क्वालिफिकेशन के चलते ये लोग यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसको सीनियर एडवोकेट के तौर पे अपॉइंट कर सकते हैं। एंड देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ द एडवोकेट हु आर एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस लॉ बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। कौन से इन 3 कैटेगरीज के एडवोकेट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए सीनियर एडवोकेट कौन डेजिग्नेट करेगा आपको ये पता होना चाहिए, तो करने की जो अथॉरिटीज़ हैं वो किसके पास देखने को मिलती है, भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि भाई कौन से 3 टाइप के ऐसे कैटेगरीज़ के एडवोकेट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहली कैटेगरी जो आती है वो आती है सीनियर एडवोकेट्स की। ये सीनियर एडवोकेट्स कौन होते हैं, तो ये ऐसे एडवोकेट्स होते हैं जो सबसे पहले इनको डेजिग्नेशन जो है वो एडवोकेट एक्ट ऑफ 1961 है इसके तहत ही दी जाती है। ऐसे एडवोकेट जिनका नाम जो है वो रोल ऑफ द सीनियर एडवोकेट में लिखा जाता है, उन्हीं को बोलते हैं हम सीनियर एडवोकेट। कौन डेजिग्नेट करेगा, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स है 2013 के, जो कि क्या करते हैं, डील करते हैं किससे, एडवोकेट जो हैं उसको डेजिग्नेट करने के लिए एज अ सीनियर एडवोकेट, और उसके अकॉर्डिंग उनको क्या किया जाता है, एडवोकेट को सीनियर एडवोकेट के तौर पे काम करने दिया जाता है। और सेम हमको देखने को मिलता है जो अभी हमने सीनियर एडवोकेट के लिए पढ़ा, सेम क्राइटेरिया है कि भाई सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उनके ओपिनियन में ये जो पर्टिकुलर वकील है, एडवोकेट है, उसके पास एबिलिटीज़ हैं, स्पेशल नॉलेज है, एक्सपीरियंस है लॉ का, तो उसको एज अ सीनियर एडवोकेट दिया जाता है। प्लस एक और चीज़ याद रखनी है, हाई कोर्ट के अगर रिटायर्ड जजेस हैं या चीफ जस्टिस हैं तो उनको भी सीनियर एडवोकेट के तौर पे अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, सीनियर एडवोकेट इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू अपीयर इन द सुप्रीम कोर्ट विदाउट एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। तो भाई एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बिना सीनियर एडवोकेट भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर दलील नहीं रख सकते हैं। अब ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या होते हैं, हम देखते हैं। एडवोकेट ऑफ रिकॉर्ड ऐसे एडवोकेट्स होते हैं जो हम बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहली चीज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, सीनियर होते हैं ये, प्लस इनको क्या किया जाता है, एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस होती है जिनको बोला जाता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। इस एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्जामिनेशन को उनको क्या करना होता है, क्लियर करना होता है। ये कंडक्ट कौन कराता है, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही। ठीक है, हमें एक इंस्टीट्यूशन देखने को मिलता है, वही क्या करता है, पीरियोडिकली ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है। ये जो रिकॉर्ड ऑफ एडवोकेट जो है उसकी एग्जामिनेशन है वो सेक्रेटरी के सुपरविजन में कंडक्ट कराई जाती है। ठीक है, जिसको अपॉइंट कौन करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। ठीक है, क्यों, ताकि एक हाई स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जा सके और जो बेस्ट टैलेंट है उसी को एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनाया जा सके। ठीक है, और नो एडवोकेट शेल बी एलिजिबल टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन अनलेस ही और शी रिसीव द ट्रेनिंग फ्रॉम एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ऑफ नॉट लेस देन 10 ईयर्स। एटलीस्ट 10 ईयर्स का उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसी के बाद वो एग्जामिनेशन दे सकता है, किसकी एग्जामिनेशन, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की एग्जामिनेशन दे सकता है, और वो एग्जामिनेशन वो क्लियर करता है तो उसको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का टाइटल दिया जाता है। सीनियर एडवोकेट को भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में दलील करने के लिए इसका साथ होना ज़रूरी है, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट अथॉरिटी देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी एडवोकेट्स हमें देखने को मिलती है। देखिए थोड़ा सा जो हमारा इसके पहले के एडवोकेट यानी कि सीनियर एडवोकेट की हमने जब बात की थी, तो परमानेंट कमिटीज़ देखने को मिलती है जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जाती है। ये क्या करती है, डेजिग्नेशन का काम करती है, कौन होगा सीनियर एडवोकेट, किसमें, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इनके मेंबर्स कौन होते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं एज अ चेयरपर्सन, 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के एज अ मेंबर्स, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं मेंबर के तौर पे, और मेंबर्स बार काउंसिल के भी होते हैं जो नॉमिनेट किए जाते हैं चेयरपर्सन और मेंबर्स के द्वारा। ये कमिटीज़ होती है जो क्या करती है, डेजिग्नेट करती है किसी भी एडवोकेट को सीनियर एडवोकेट। और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड तो हमने देखा, एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन होती है जिसको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्जामिनेशन वो क्लियर करनी होती है। उसके लिए मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करा सकते हो। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही क्या होगा, सारी चीज़ें होगी और आपको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की पदवी दे दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हमें अदर एडवोकेट्स भी देखने को मिलते हैं। ये एडवोकेट जो हैं ऐसे एडवोकेट्स होते हैं
जिनका क्या होता है नाम जो है वो एंटर्ड किया जाता है ऑन द रोल ऑफ एनी स्टेट बार काउंसिल मेंटेन अंडर द एडवोकेट एक्ट, दे कैन नॉट अपीयर और प्ले एंड एड्रेस द कोर्ट इन एनी मैटर ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टी इन द सुप्रीम कोर्ट अनलेस इंस्ट्रक्टेड बाय द एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। सेम ये लोग भी किसी भी कोर्ट के सामने, खास करके सुप्रीम और हाई कोर्ट में दलील नहीं रख सकते हैं, एक्सेप्ट अगर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने बोला है और उसके साथ जा रहे, तब जाके ये एडवोकेट जो हैं रजिस्टर्ड तो होते हैं पर अपनी दलील वगैरह नहीं रख सकते। तो ये चीज़ें हमें एटलीस्ट पता होनी चाहिए थी। तो ये है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। ऑलराइट, इसके बाद आपको टेबल्स के अंदर जो हमने बात की थी स्टार्टिंग के अंदर कि बार काउंसिल प्रेजेंटली 24 देखने को मिलती है अलग अलग स्टेट्स के अंदर, उसको यहाँ पे लिस्ट आउट किया गया है, जिसको आप एक बार रेफ़र कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये था ओवरऑल लेक्चर्स जो कि था बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऊपर। देखिए सिंपली याद रखना कि भाई इम्पोर्टेंट है ये क्या चैप्टर, इसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अलग अलग तरीके से हम बात कर सकते हैं। ये आपको याद रखना, कंपोजिशन क्या होते हैं, सीनियर एडवोकेट और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। फंक्शन तो दोनों के कॉमन देखने को मिलते हैं। कौन सा एक्ट है जो ये एडवोकेट या फिर हम बोल सकते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश करता है, इस तरीके की कुछ फैक्चुअल डिटेल आपको याद रखनी है। और एक चीज़ याद रखनी है, ये बार काउंसिल करती क्या है, स्टैंडर्ड रेडी करती है लॉ की स्टडी से रिलेटेड और अलग अलग वेरियस फंक्शंस के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। बाकी बहुत सारी डिटेलिंग इसके अंदर है, वो ज़्यादा उसकी झंझट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से तो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लॉ की स्टडी कर रहे हो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, बट जनरल स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑलराइट, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये चैप्टर। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। और कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट को आप रेफर कर सकते हैं इससे पहले, अगर आपको चैप्टर्स में कोई भी कन्फ्यूजन हो जो हमने डिटेल में कवर की है। ऑलराइट, चलिए तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।